नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के मौसम की खबरों के साथ। उत्तराखंड में मौसम की मार और भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिससे न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि यात्रियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा इन मार्गों को साफ करने के प्रयास लगातार जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से ये हालत और भी चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं रुकने के नाम नहीं ले रही है। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। शनिवार सुबह रुद्रप्रयाग जिले के डोलिया देवी के पास केदारनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया है, जिससे रास्ते पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा गिर गया है। गनीमत ये रही कि इस भूस्खलन के दौरान कोई यात्री या वाहन इसकी चपेट में नहीं आया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि रुद्रप्रयाग में हुए इस भारी बारिश के असर जो है वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भी पड़ रहा है, जहां पहले से ही लैंडस्लाइड की समस्या बनी हुई थी। उत्तराखंड में भूस्खलन से नेशनल हाईवे बाधित है। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर ढहा पहाड़ और इसी के साथ भूस्खलन से कोई भी जनहानि की खबर नहीं है। ये गनीमत की बात है। ये देखो, तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम की मार देखने को मिल रही है। भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग बाधित हो रहा है, जिससे न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि यात्रियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा इन मार्गों को साफ करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर जेसीबी की मदद से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौसम के मार का असर चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों से, यात्रियों से, श्रद्धालुओं से ये अपील की जाती है कि मौसम को देखकर ही उत्तराखंड आए, क्योंकि इस वक्त लगातार बारिश होने के बाद पहाड़ें जो हैं वो दरक रही है, मलबा सड़क पर गिर रहा है। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों से लगातार तमाम अपीलें की जा रही हैं। पूरा आएगा 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 ये देखो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संजय बलोदी, प्रखर मीडिया समन्वयक उत्तराखंड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय बलोदी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। संजय जी, क्या नमस्कार सभी लोगों को। जी जी संजय जी, उत्तराखंड में लगातार मौसम की मार की वजह से भूस्खलन के कारण जो सड़कें हैं वो बाधित नजर आ रही है। श्रद्धालुओं को, यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो स्थिति है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई है? इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए आप किस तरीके से तैयार है? जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड प्रारंभ से ही एक जिस प्रकार उसका भौगोलिक क्षेत्र रहा है, तो निरंतर इसमें प्राकृतिक चुनौतियां रही हैं। ये सभी लोग जानते हैं। होता भी है ऐसा अक्सर कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो निश्चित तौर पे जो अति दुर्गम वाले क्षेत्र होते हैं, निरंतर इस प्रकार के परेशानियां खड़ी हो जाती है। मगर क्योंकि आप जानते हैं कि जी संजय जी, आपके और इस ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल जब यहाँ पर हो, तो समस्याएं आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से चुनौती आ रही है। किंतु इसमें सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि ये चुनौतियां पहले से भी हमें मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेंगी, जहां तक मेरा कहना है। किंतु हमने इससे निपटने के लिए जहां तक यथासंभव प्रयास होता है हम वो लोग करते हैं। और अभी आपने देखा कि 31 जुलाई को खासकर यहाँ पे एक रुद्रप्रयाग और पूरा जो क्षेत्र था, केदारनाथ धाम से लेकर जो आपका सोनप्रयाग वाला पूरा क्षेत्र था, ये पूरा ध्वस्त हो गया था। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ध्वस्त ही नहीं हुआ था, बल्कि जगह जगह में लगभग 15 जगहों में जो है भूस्खलन हुआ था। यानी सड़कें टूट गई थी, पूरे रोडें बंद हो चुकी थी, यात्री जगह जगह पर फंस गए थे, हजारों की संख्या में यात्री यहाँ पर फंसे हुए थे। किंतु आप ये देखेंगे कि इन तमाम चुनौतियों से निपटते हुए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तत्परता से और जिस संवेदनशीलता से अपने कार्य को अंजाम देकर बताया
कि वास्तव में हम चुनौती से कैसे निपट सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूंगा कि आपने देखा बस सिलकारा टनल का भी एक केस जहां पे हुआ था, तो किस प्रकार उन्होंने उस चुनौती को जो है लेते हुए जो है धामी जी ने जो है उस अपने प्रबंधन का एक प्रशंसनीय उदाहरण वहां पर दिया। और एक बार फिर एक चुनौती ये आई है, एक बार फिर चुनौती आई है कि जब केदारनाथ धाम में इस प्रकार श्रद्धालु जो है फंस गए थे। जी जी, लेकिन जी प्रशासन की तरफ से तो तमाम तैयारियां की ही जा रही है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड जाने वाले पर्यटकों से, श्रद्धालुओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे सुदर्शन के माध्यम से? जी, मैं यही कहूंगा कि निश्चित तौर पे मौसम विभाग हमारा जो पूरी तरीके से कार्य कर रहा है। निश्चित तौर पर चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार की अलर्ट जारी होता है, पर कभी कभी क्या होता है कि तमाम इन चीजों को धता बताकर जो आखिर प्रकृति है, प्रकृति पर सटीक अनुमान लगाना मेरे ख्याल से इतना क्लियर नहीं हो पाता है। फिर भी ऐसी चीजें घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं जो अपनी बात थोड़ा 1 मिनट और बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने लगभग वहां पे जो है जिस सबसे बड़ी प्रशंसा की बात है कि वहां पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती है। जैसे आपने देखा केदारनाथ में एक बार कितना बड़ा फ्लड आया था कि हजारों की संख्या में लोग जो है उनको जो है सैकड़ों लोगों को जो है अपनी जाने गंवानी पड़ी थी। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी एक प्रशंसनीय चीज देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने अपने द्वारा स्वयं वहां पर रहकर जो है पूरे कार्यों की निगरानी की और पूरे अपनी देखरेख में किया। और यहाँ तक कि उन्होंने पूरे प्रशासन को, पूरे शासन प्रशासन, पूरे अमला को बता दिया कि भाई आप हर घंटे हर क्षण जो है अलर्ट मोड पर रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि जिस प्रकार से प्रकृति ने कहर यहाँ पर ढाया था, उस हिसाब से यहाँ पे कैजुअलिटी, जानमाल की हानि उस प्रकार से हो नहीं पाई। और जैसा आपने कहा कि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड और तमाम ये क्षेत्र थे, हनुमान चट्टी वगैरह, ये सब सेंसिटिव जोन है। ठीक है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि तमाम आप सभी लोग श्रद्धालुओं से मेरा कि निश्चित तौर पे श्रद्धा भाव तो ईश्वर के प्रति होता ही है, किंतु मौसम का ध्यान रखते हुए जैसे हमने कहा कि जो हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पे की थी कि अथाह लोग जो हम जितना रजिस्ट्रेशन करते हैं उससे कई गुने लोग जो है श्रद्धालु यहाँ पहुंच जाते, अव्यवस्था फैल जाती थी, रहने की, खाने की, सोने की, जाने की, यात्राओं की तमाम व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती। लेकिन संख्या से अधिक अगर लोग यहाँ पर आते हैं तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पूरे सिस्टम पर, पूरे प्रशासन पर पड़ता है, तकलीफें होती हैं व्यवस्थाओं को करने में। मेरा ये कहना है कि जब आपको ये मालूम पड़े कि भाई जब आजकल ऐसे मौसम आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ा श्रद्धालुओं से है कि संयमित होकर आए, ठीक ठाक होकर आए। और भाई इसमें आपको इन कुछ दिनों के बीच में 2-4 वीक के बीच में अगर आपको यात्रा करनी है, ठीक है, आपकी बुकिंग है, तो वो भी देखिए एज का अवश्य ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें कि अभी कोई बीमार है, कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनको भी यहाँ पे इस समय आने पे बचना चाहिए, है ना। तो जहां तक हो सके अपनी प्रिकॉशन खुद लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार, देखिए सरकार कोई भगवान नहीं है, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है। मुख्यमंत्री जी रात दिन लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं, किंतु फिर भी जो है कि प्रकृति के साथ हम कुछ बोल नहीं सकते, न प्रकृति को हम चुनौती दे सकते हैं, ठीक है ना। आखिर उसके नीचे हमें सजग होना ही पड़ता है। जी संजय बलूदी जी, यहाँ पर देखा जाए तो एक बात और है, यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों को परेशानियां तो होती है, इसके लिए प्रशासन और शासन जो है वो तत्पर तो है, लेकिन साथ ही साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो उत्तराखंड वासी है, उन्हें भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ बारिश की वजह से, क्योंकि बरसात के दिन में जो दूर का संपर्क है वो, या फिर गाँव से बाहर का जो संपर्क है वो टूट जाता है, इसलिए जो बेसिक चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वो काफी महंगी हो जाती है। और इस तरीके से न सिर्फ बारिश की वजह से बल्कि छोटी छोटी चीजों को लेकर स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शासन किस तरीके से इन लोगों की मदद पहुंचाती है? जी, जैसा आपने कहा कि सबसे बड़ी जो चुनौती है, बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे बड़ी चुनौती होती है हमें रसद पहुंचाने की, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जो अति दुर्गम क्षेत्र है, वहां जब सड़क का यातायात और ये जो मार्ग होते हैं जब टूट जाते हैं तो वहां रसद पहुंचाना बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उस समय ना तो पैदल यात्री जा पाते हैं, ना घोड़े जा पाते हैं, खच्चर जा पाते हैं, ना अन्य वाहन जा पाते हैं, और लोग वहां फंसे हुए रहते हैं। देखा आपने देखा कि जब मैंने जैसे कहा कि 15 जगहों पे सोनप्रयाग, गौरीकुंड, इन जगह क्षेत्रों में केदारनाथ धाम से बीच में जब हजारों यात्री फंस गए हैं, और जब फंस गए तो सबसे पहले उनको ये होता है कि भाई मनुष्य का जीवन कैसे बचाया जाए। ठीक है, एकदम से आप फंसे हुए, ऊपर से जो है बादल फटने के घटनाएं हो जाती हैं, भूस्खलन हो जाते हैं,
लोग तितर बितर हो जाते हैं, कोई जंगलों की तरफ जाते हैं, कोई कैसे जाते हैं। अब उन्हें ढूंढना पड़ता है प्रशासन को, एक जगह उनको यात्रा विश्राम गृह में उन्हें रखना पड़ता है, अलग अलग उनके लिए ये स्टेशन बनाए जाते हैं जहां और वहां रसद पहुंचाई जाती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा, आपने देखा कि जब अति समस्या ज्यादा गंभीर न होने पाए तो उन्होंने चिनूक हेलीकॉप्टर M17 केंद्र सरकार से मदद भी ली और जितने हो सके रेस्क्यू फटाफट भी किया। यानी कि लगा सकते हैं कि धामी जी ने, मैंने जैसे कहा कि सिलकारा टनल में जिस प्रकार की घटना हुई थी पूरे विश्व ने देखा, भारत ने नहीं पूरे विश्व ने देखा, और उस चुनौती को उन्होंने ध्यान में रखते हुए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है उसी चीज को रखा कि कहीं बड़ी अनहोनी ना हो जाए, तो उन्हें तुरंत केंद्र से मदद, केंद्र ने भी पूरी मदद जो है श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए की। और हेलीकॉप्टर हो गए, अन्य विमान हो गए, उनको फटाफट वहां से 8,000 से अधिक लोगों को जो है एक हफ्ते के अंदर रेस्क्यू किया गया। संजय बलोदी जी, समय की कमी होने की वजह से हमें इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। चले खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की करेंगे। मसूरी में हो रही बारिश से ही मसूरी देहरादून मार्ग MPG कॉलेज के सड़क किनारे भूस्खलन होने से पुश्ता गिर गया है, जिससे सड़क पर मलबा और पत्थर आने से देहरादून मसूरी का मुख्य मार्ग बाधित हो गया। आपको ये बता दें कि मसूरी MPG कॉलेज के कैंटीन के निचले हिस्से में भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे कैंटीन को खतरा हो सकता है। भूस्खलन की सूचना पर मसूरी छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भूस्खलन से कॉलेज के एक भाग को खतरा हो गया है, जिससे कैंटीन का हिस्सा कभी भी गिर सकता है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से कॉलेज के भूस्खलन की चपेट में आए हिस्से का जल्द निर्माण किए जाने की मांग भी की है। मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने कहा है कि सड़क पर आए मलबे और पत्थर को JCB के माध्यम से हटाकर यातायात का सुचारू यातायात को कर दिया गया है। वही क्षतिग्रस्त पुश्ते के निर्माण के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात चमोली की कर लेते हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बाधित हुआ है। दरअसल बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग में उमा महेश्वर आश्रम के पास पहाड़ी से मलबा आने पर मार्ग बाधित हो गया है और इसके साथ ही गौचर के समीप कमेड़ा में भी बद्रीनाथ हाईवे पहाड़ी से आए मलबे के कारण मार्ग बाधित हुआ है। आपको ये जानकारी दे दें कि दोनों जगहों पर प्रशासन मार्ग खोलने के लिए तेज गति से लगा हुआ है। और अब बात उत्तराखंड के मौसम की करेंगे। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अन्य जिलों में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है और इस दौरान उन्होंने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील भी की है। रास्ते बंद हो गए कहीं कहीं पर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में खासकर जहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा है, या इसी तरह घाट गदरों में भी पानी बढ़ेगा। तो जो लोग उसके आसपास रह रहे हैं या जो लोग इसमें क्रॉस करने या इस तरह की जो पार करने की जो नदी नालों को वो कोशिश ना करें, तो कहीं ना कहीं चपेट में आते हैं। इसी तरह जो लैंडस्लाइड जोन है उनके आसपास रह रहे हैं उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कल और परसों जो एक्टिविटी वेदर की वो बढ़ेगी। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड वित्त विभाग से नाराजगी जताई है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि महिला एवं बाल विकास के लिए जो आबकारी विभाग से धनराशि आती है उसमें देरी की जा रही है, जिसके कारण महिलाओं के हित और सहायता में विलंब हो रहा है। साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वित्त विभाग के अधिकारी से बात हुई है। वित्त विभाग महिला कल्याण कोष की नियमावली का परीक्षण कर रहा है और जैसे ही वित्त विभाग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा जल्द से जल्द इसे कैबिनेट में रखेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आबकारी विभाग से महिला कल्याण कोष के लिए 1 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में धनराशि जमा की जाती है। धीरे धीरे यह शुल्क काफी बढ़ता जा रहा है और नियमावली के परीक्षण में हो रही देरी की वजह से इस धनराशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है।
उसके संदर्भ में कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, विभाग से इस बात की नाराजगी व्यक्त मैंने करा था कि महिला कल्याण कोष में ₹1 अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो आबकारी विभाग से धनराशि आनी है और उसे महिलाओं के हित में खर्च होना है, तो उसमें देरी करना निश्चित रूप से असंवेदनशीलता को दर्शाता है। तो उस पर मैंने नाराजगी व्यक्त करी थी। उसके उपरांत में आज पुनः मैंने जब इनसे बातचीत करी है तो ये जानकारी में आया है कि वह प्रस्ताव जो है, उसकी नियमावली जो है वो वित्त विभाग के स्तर पर अभी है और वित्त विभाग अभी उसका परीक्षण कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है इस कैबिनेट के उपरांत में जब अगली कैबिनेट आएगी तो उसमें हम लोग इस महिला कल्याण कोष की नियमावली को हम लोग रखेंगे और निश्चित रूप से कैबिनेट में हो जाने के उपरांत में फिर महिलाओं के उपयोगार्थ वह स्वतः ही बन जाएगा। जम्मू कश्मीर में तैनात चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के करछुआ गांव निवासी दीपेंद्र कंडारी ड्यूटी के दौरान बलिदान हो गए। जवान के बलिदान होने की सूचना के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। रविवार सुबह उनका पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। गढ़वाल राइफल में 17वीं बटालियन के दीपेंद्र कंडारी निवासी करछूना गांव जम्मू कश्मीर में तैनात थे। रविवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के नया गांव रतनपुर में पहुंचकर हवलदार दीपेंद्र कंडारी के आकस्मिक निधन पर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार जवान के परिवार के साथ खड़ी है। हवलदार दीपक कंडारी जो मेरी 17 गढ़वाल का था, आज देश की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। और अभी मैं उस शहीद को श्रद्धांजलि करने उस परिवार में गया था और जब उसकी माँ, उसकी पत्नी मुझसे चिपट रो रही थी तो मैं महसूस कर सकता हूं कि कितने कष्ट में वो परिवार गुजर रहा होगा। इस दुख की घड़ी में भारत की सरकार, प्रदेश धामी सरकार उनके साथ में खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी विद्या का व्याख्यान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना और देशवासी क्या करते थे। और हमारी दिल्ली की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और शासन द्वारा अनुमन्य जो हमारी घोषणाएं उसके अनुरूप जो परिवार मांग करेगा उसको हम पूरा करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है और मैं उस महान नायक को अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात बागेश्वर की करेंगे। बागेश्वर के तल्ला तिपोला गांव में आजादी के 77 साल के बाद भी 4 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई है, जिसके कारण वहां के स्थानीय लोगों को, खासकर महिलाओं को, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बागेश्वर के पूर्व विधायक स्वर्गीय चंदन रामदास के कार्यकाल में भारत सरकार से स्वीकृत हुई सड़क अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पाई है। गांव के लोगों को, मरीजों और गर्भवती महिलाओं को डोली के माध्यम से पहाड़ की पगडंडी के सहारे नदी जो पार है वो करना पड़ता है, तब जाकर वो अस्पताल पहुंचती हैं। तल्ला तिपोला गांव की हालत इतने नाजुक है कि गांव तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता है और गांव में डोले उठाने के लिए भी पुरुष नहीं बचे हैं। पहाड़ से हुए पलायन के बाद महिलाओं ने ही इस गांव का मोर्चा संभाला हुआ है और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं जो है वो कितनी मजबूती के साथ यहाँ पर बीमार महिला को अपने कंधे पर डोली पर सवार करा के कंधे पर ले जाती नजर आ रही है। पहाड़ों की पगडंडी के रास्ते से उन्हें कंधे पर बिठाकर ले जाती नजर आ रही है। यहाँ पर महिलाएं जो है वो मोर्चा संभाल रखी है, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो रोजगार की उम्मीद में यहाँ से पलायन कर चुके हैं शहर की ओर, क्योंकि जहां पर जिस गांव में सड़क तक नहीं है वहां पर रोजगार की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि यहां से जो पुरुष वर्ग हैं वो अपने घर को चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए यहां से रवाना हो चुके हैं, यहां से पलायन कर चुके हैं और महिलाएं जो हैं वो मोर्चा संभालती नजर आ रही हैं। आजादी के 77 साल भी इस तरह की तस्वीरें काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।
काफ़ी परेशान है और उनको आज डोली के माध्यम से और हमारे महिलाएं एक तो पल्ला के बोला जो कि बागेश्वर पिथौरागढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी के राजपुरा और शीश महल में शहर में आवारा घूम रहे जानवरों को पकड़कर अस्थायी गौशाला बनाकर वहां पर रखा गया है, लेकिन इन गौशालाओं की हालत इतनी दयनीय है कि आपको ये जानकारी दे दें कि अपर नगर आयुक्त तुषार सैनी ने इन गौशालाओं का निरीक्षण किया तो यहाँ पर जलभराव सहित कई प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली है। हालांकि गौशाला संचालित करने वाले संस्था का कहना है कि वो जलभराव सहित अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं उपनगर आयुक्त ने गोवंशों को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा नगर निगम के अधिकारियों को फॉगिंग छिड़काव और एंटी लार्वा सहित कीटनाशक के छिड़काव के निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द जल निकासी के लिए नाली बनाकर व्यवस्था सुधारने की बात भी कही गई है। नहीं वो 195 है। और जहाँ तक बात है अनियमितताओं का, ये बात सही है कि थोड़ा जल भराव हुआ है, पर इसमें हमारा आज ही जो है वो हम इसमें मिट्टी से पटान का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। और बीमारियों का जो आपने सवाल किया, उसमें हमने जो भी जल भराव हुआ है यहाँ पे एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्थाएं हमने लगातार यहाँ पे कराई हैं। तो जो जिससे कीटनाशक का भी जो है छिड़काव करा गया है, जिससे कि बीमारियां ना फैलें। लगातार हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इसको अपनी फुल कैपेसिटी में लाया जाए। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे लगातार कार्य जारी है। तो स्टार्टिंग में ही बताया कि ये डीएम मैम के आदेश पे गायों का रेस्क्यू अभियान हमारा शुरुआत हुई और रेस्क्यू करने के लिए हमने ये जगह सुनिश्चित करी और एक शीश महल की। तो इन दोनों ही जगह, और पहले से ही पता था ये अस्थायी गौशाला है। एंड आपको पता है अस्थायी गौशाला मतलब अनप्लैन्ड गौशाला। अनप्लैन्ड है तो फिर इसमें अव्यवस्थाएं जाहिर सी बात है कि होगी। और क्योंकि इस जगह का हमें ज्यादा नॉलेज नहीं था कि कहाँ पे पानी रुकेगा कहाँ पे नहीं रुकेगा, बारिश हुई तब पता चला कि यहाँ पे पानी रुका हुआ है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पानी रुकने की जो समस्या है, उसका समाधान में भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से नाली बन रही है जो कि वहाँ वाली नाली से अटैच हो जाएगी और फिर ये पानी सारा का सारा निकल जाएगा। और अब बात मसूरी की करेंगे। मसूरी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर मसूरी के एक होटल के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में बीजेपी जिला महामंत्री सकेत नौटियाल और मसूरी बीजेपी प्रभारी रतन सिंह चौहान ने बताया है कि बीजेपी के केंद्र नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक घर में तिरंगा लगाया जाना है, जिसको लेकर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर उन्होंने प्रतिभाग किया है। उन्होंने बताया है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम देश के सम्मान में और राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि हर घर तिरंगा के कार्यक्रम में युवा मोर्चा के द्वारा 13 अगस्त को मसूरी में तिरंगा यात्रा निकालेगी। उन्होंने कहा है कि घर घर तिरंगा पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 11 अगस्त से 13 अगस्त तक तिरंगा वितरण का कार्यक्रम रहेगा। 13 अगस्त को प्रत्येक शक्ति केंद्र के प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घर पर तिरंगा फहराने का काम किया जाएगा। 12 अगस्त से 14 अगस्त को महापुरुषों की प्रतिमा पर स्वच्छता कार्यक्रम किए जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा युवा मोर्चा का सहयोग करते हुए तिरंगा यात्रा को भव्य यात्रा के रूप में देश को समर्पित करते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि को भी बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि हर घर तिरंगा अभियान इस बार हम जो लोग करने वाले हैं, इसको लेकर के प्रदेश में भी हमारी और प्रदेश से जिले और जिले से मंडल स्तर तक बैठकें सुनिश्चित की गई हैं। बैठकों में सुनिश्चित किया गया है कि हम जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है किस प्रकार से हम इस बार बनाएं, उसको लेकर के पूरी तैयारी हमारे यहाँ चल रही है। उसको लेकर के प्रत्येक जनमानस, प्रत्येक घर में झंडा किस प्रकार से लग सके, उसकी हमारी पूरी तैयारी यहाँ पर आज की इस बैठक में सुनिश्चित होने वाली है। हमारी 13 तारीख को मसूरी मंडल में एक रैली भी यहाँ पर आयोजित की जा रही है, ताकि प्रत्येक जनमानस अपनी स्वतंत्रता दिवस की जो खुशी है उसमें व्यक्त कर सके, और उसकी तैयारी को लेकर के आज ये बैठक आयोजित की गई है। अटल जी की जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी है, हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और देश
के विकास में उनका जो योगदान है वो कितना अमूल्य है, उनको याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके जो पुण्यतिथि है उसको लेकर के प्रत्येक बूथ स्तर तक हम उनके पुष्पांजलि का कार्यक्रम, अपनी गोष्ठी का कार्यक्रम उनकी श्रद्धांजलि के रूप में करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून की बैठकों के क्रम में मसूरी मंडल में आज बैठक आहूत की गई है, जहां आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी समय से ये हर घर तिरंगा अभियान हर वर्ष की भांति इस बार भी करने जा रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक सरोकार रखने वाली पार्टी है और ये एक राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र प्रथम लेकर चलती है, अपने संगठन को द्वितीय और व्यक्ति को अंतिम पायदान पर रखती है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र की जो भी समस्याएं होती हैं या राष्ट्रीय पर्व होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि मेरा एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ स्तर पर शक्ति केंद्र का संयोजक, हमारे सातों मोर्चों के पदाधिकारी और जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो सब इस तिरंगा यात्रा में 13 तारीख को मसूरी में तिरंगा यात्रा होगी, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और राष्ट्रवादी जो हमारे लोग हैं उन सबको अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस यात्रा में अपना योगदान देना चाहिए। मसूरी पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई बाल संरक्षण आयोग की बैठक और बैठक में आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर गीता खन्ना ने मसूरी के सभी स्कूलों के प्रतिनिधि से संवाद करके किया है। इस मौके पर डॉक्टर गीता खन्ना ने सभी स्कूलों के कार्यालय में शिकायत के लिए 1098 और 112 कॉल का बोर्ड लगाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आरटीई के नियम का हर हाल में पालन करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर गीता खन्ना ने सभी स्कूल के प्रतिनिधियों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना है। वहीं उन्होंने एसडीएम मसूरी को भी सभी स्कूलों के पास से शराब और तंबाकू की दुकानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। ताऊ ताऊ रोटी खा लियो, लाइट कदे भी जा सके से। देखा पहले ही गई थी, एक दिया तैयार रखियो। नॉन स्टॉप काम में लग रहे हैं दोनों, बस ही बीच में छोड़ भी दो, खाना भी खा लो।